हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए एपिसोड में आपके साथ हैं यादों के झरोखे से। पिछली बार जो हम चल रहे थे उसमें लखनऊ के एपिसोड चल रहे थे और लखनऊ में जो भी बचपन की यादें थी पापा की, मामा जी के साथ ननिहाल की, उन्हीं को लेकर अब हम कंटिन्यूटी में चलते हैं पापा। हाँ, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो मेरी ननिहाल की तो थी ही, पर मेरे जीवन की पहली शादी जिसमें मामा जी, मेरे छोटे मामा जी की शादी, त्रिलोकी मामा जी की जो शादी हाथरस में हुई, उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। और उसमें मैं बता रहा था कि किस तरह मेरी नानी के परिवार, मेरे नाना जी का परिवार, मेरा खुद का परिवार और हम सब लोग एकत्र हुए और वहाँ हम लोगों ने किस तरह से 5-6-7 दिन एंजॉय किया। वो एक इस तरह का, क्योंकि शादी तो थी ही, पर शादी के साथ साथ 5-6 दिन लगातार बस खाना, खेलना, गप्पे मारना और आनंद करना, वही था। आजकल जैसा नहीं कि आजकल तो शादियां होती हैं तो एक दिन में या ज़्यादा 1.5 दिन या 2 दिन में शादियां होती हैं और बहुत भाग दौड़ हो जाती है कि ये रस्म पूरी हो गई तो ये रस्म। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले शादी में गए तो लगभग 6 दिन, 5 या 6 दिन का वो होता था। उसमें हम पहले दिन पहुंचते तो फिर आराम से सब कलश आता और उस सब की सब एक दूसरे से परिचय करते, आपस में एक दूसरे से भेंट होती और भेंट हो करके फिर आराम करते और फिर अगले दिन फिर कच्ची रसोई होती और उसके बाद सारी रस्में शुरू होती। जैसे कन्या पक्ष की जो रस्में हैं वो शुरू होती और इसी तरह से इस तरफ वर पक्ष की अपने यहाँ रस्में शुरू होती। तो दोनों पक्षों की अपने अपने पद्धतियाँ या जो रस्में होती हैं वो अलग अलग होती। और उसके बाद तीसरे चौथे दिन जो वहाँ बारात निकलने का और घोड़ी पे चढ़ने का और वहाँ जाकर के पहुँचने का और वहाँ पर रिसीव करने का और ये सब और फिर खाना और वो सब 2-3 दिन का प्रोग्राम जो है वो होता। तो इस तरह से लगभग 5 या 6 दिन लग जाते थे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम बड़े आनंद वाला होता था, क्योंकि इसमें शादी या विवाह तो है ही, पर सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि जो 100-150 जो अपने परिचित जो रिश्तेदार आते थे उनको एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से मिलने का, उनसे बात करने का, ये समझने का कि ये रिश्ता हमारा क्या है। मैं इनको कह तो रहा हूँ भाई, पर ये किस तरह से मेरे भाई हुए, तो इसकी भी समझ हो जाती थी। और फिर ये नहीं होता था फिर, क्योंकि बार बार लगातार मैं समझता हूँ साल में 2 या 3 शादियाँ, 2 शादियाँ तो लगभग हर घर में 1 या 2 शादियाँ, कभी किसी की ननिहाल में, कभी कहीं, तो इस तरह से अटेंड करते ही थे। तो उन शादियों में एक फॉर्मेलिटी या बहुत ज़्यादा दिखावा और उस सब के बजाय संबंधों की क्या प्रगाढ़ता है, हम किस तरह से, वो संबंध किस तरह से है और उसकी क्या गरिमा है, वो अगर बड़े हैं तो मुझको किस तरह से उनको सम्मान देना है, अगर वो छोटे हैं तो मुझे किस तरह से उनसे रिश्ता वो रखना है। तो ये सारी बातें होती थी, तो उससे आपस में बहुत जुड़ाव होता था और हम एक दूसरे के बारे में जान जाते थे। और यहाँ तक कि उसके बैकग्राउंड के बारे में, अगर मैं बच्चा हूँ तो दूसरे जो परिवार के बच्चे हैं उनके बारे में, वो कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनका उसके उनकी सारा बैकग्राउंड, ये सब जानकारी होती थी। तो वो लगातार यादें जो है हमेशा रहती थी। और आज लगभग मैं समझता हूँ जो मेरी सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ वो 60-70 साल पुरानी बातें हैं, पर 60-70 साल पुरानी बातें भी मेरे दिमाग में
इतनी स्पष्ट है कि जैसे कल की ही बात हो, कि जैसे मेरी नानी के भाई केशव मामा जो मुरादाबाद में रहते थे, वो उनके बच्चे रज्जी और मुनिया वो मेरे हम उम्र थे, तो उनके बारे में आज भी यानी 70 साल बाद भी अगर मुझको बहुत अच्छी तरह से याद हो तो एक बहुत बड़ी बात है। जबकि आजकल अगर हम और कहीं भी देखें, आज की जो शादियों में बहुत सारे लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं, सब अपने अपने खाने में लग जाते हैं और कोई भाई जल्दी जल्दी कपड़े बदलो, जल्दी जल्दी वहाँ चलो, चलो बैंड आ गया, चलो डांस करो, वहाँ पहुँच गए तो फिर वहाँ ये रस्में शुरू हुई, अच्छा ये हो गया तो अब कन्यादान होगा, अब ये होगा, तो वो सब काम लगभग 3-4 घंटे में, ये बारात पहुँचने के बाद 4-5 घंटे लगते हैं और उससे पहले 4-5 घंटे, तो ये लगभग एक तरह से समझे तो 10-12 घंटे में सारा काम होता है और बाकी भोजन का और वो सब होता है। तो उसमें जो मिलने की बात होती है कि औरतों के साथ जो आदमी हैं वो अपने जो समकक्ष हैं, उनके समान जो उम्र के हैं, उनके साथ लंबे समय बाद मिलते हैं। इसी तरह हम बच्चे तो लगभग पहली बार ही मिलते हैं, अधिकतर हमारा कोई, क्योंकि हम 7-8 साल के बच्चे हैं अगर, तो पहली या दूसरी बार ही मिलते हैं और उसके बाद हो सकता है कि दूसरी बार जब भी मिलेंगे तो वो और भी बड़ा लंबा समय हो जाएगा, पर वो जो याद है वो हमेशा हम अपने हृदय में रखते हैं और समेट करके अपनी यादों को रखते हैं और वो हमेशा याद रहती है। तो ये जो बहुत बड़ा फर्क है कि पहले की जो शादियां होती थी और आज की शादियों में, और एक दूसरे को समझने का और परिवार में ये समझना कि भाई ये हम कोई ऐसे मेहमान नहीं है कि कोई वीआईपी है। अगर हमको पानी पीना है तो सामने गिलास रखा हुआ है, हम पानी पी सकते हैं। ये नहीं कि कोई कैटरर हमको पानी पिलाएगा, या हमको अगर चाय पीनी है तो हमें कोई पूछेगा या हम उसको बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर चाय पीनी है तो मैं अपने, ठीक है, जिससे भी कहना है उसे मैं कह सकता हूँ और वो जो भी व्यवस्थाएं कर देंगे। तो एक ये बहुत बड़ा फर्क हो गया एक तरह से। जो संबंधों की जो इस तरह की शादियां होती थी उसमें फॉर्मेलिटी कम और बहुत इनफॉर्मल, और परिवार के सदस्य की तरह से हम सब जुड़ जाते थे और एक दूसरे को समझना, उनके परिवार, क्योंकि वो भी एक बिल्कुल नया परिवार होता है कन्या पक्ष का, अगर हम वर पक्ष के हैं तो उस परिवार के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके संबंधों के बारे में, उनके किस तरह से वो, उनका पूजा पद्धति क्या है, उनके घर के अंदर मंदिर है, वो कितना वो मानते हैं, वो सब चीज़ें हमें स्पष्ट मालूम पड़ जाती हैं। और शादियां अधिकतर घरों में ही होती थी। घरों में एक चौक होता था और घर के बाहर ही कनात वगैरह लगा करके शादियां होती थी। आजकल की तरह नहीं कि न तो वर पक्ष कन्या पक्ष का घर देखता है और कन्या पक्ष का तो सवाल ही नहीं कि वो वर पक्ष का घर देखे। तो वो होटलों में शादियां होती हैं और जो पुरस्कारी करते हैं वो कैटरर्स होते हैं, तो हमको पता नहीं लग पाता कि ये कैटरर्स हैं या कोई परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य तो बिल्कुल ही मतलब एक दूसरे से परिचय, एक बहुत फॉर्मल और बहुत ही हल्का सा परिचय हो जाता है अगर वो भी हम करना चाहें तो। अन्यथा तो कई बार तो ये होता है कि हम शादी अटेंड करके आ जाते हैं, किसके यहाँ शादी थी यहाँ तक भी नहीं ध्यान रहता और वो एक फॉर्मेलिटी या औपचारिकता ही रह जाती है। तो एक ये बहुत बड़ी बात शादियों के अंतर की थी। अब मैं जैसे बता रहा था कि मामा जी की शादी के बाद हाथरस से हम लोग बस से लखनऊ आ गए और लखनऊ आकर के, क्योंकि मैंने 5वीं क्लास पास कर ली थी और मेरी नानी क्योंकि अस्वस्थ रहती थी और जैसा कि मुझको बाद में मालूम हुआ उनके
पेट में कोई गांठ हो गई थी। अब वो कैंसर थी या क्या थी वो तो मालूम नहीं, उस समय इतना मालूम भी नहीं था और इतना साइंस भी वो नहीं थी। तो नानी को ये लग गया था कि अच्छा, नानी से मेरा लगाव भी नानी से ही सबसे ज़्यादा था। तो नानी को ये लगा था कि मुझे मेरे अंतिम समय को देख नहीं पाएगा और उसको सहन नहीं कर पाएगा। और मैंने शायद एक बार एक घटना को भी बताया था कि मेरी नानी के भाई की जब बरेली में मृत्यु हुई थी तो मेरी नानी वहाँ गई थी, तो मैं क्या गलत समझ गया कि मेरी नानी की मृत्यु हो गई और मैं बहुत फुक के रोया था, जबकि मेरी नानी वापस आई थी। तो वो घटना मैंने शायद आपको बताई भी है। तो वही बात नानी के दिमाग में बैठ गई थी और वैसे भी नानी जानती थी कि मैं उन्हीं के पास सोता था, उन्हीं के वो मेरे खाने का हर चीज़ का ध्यान वो रखती थी। ठीक है, मेरी मामी भी व्यवस्था करती और सब कुछ करती, परंतु नानी के निर्देशों पर, और वो जैसे बता देती, अगर कहती थी कि इसको सुबह सुबह 1 लड्डू और 2 मठरी देनी है तो देनी ही है। अब ठीक है, वो व्यवस्था मामी करेंगी, परंतु नानी ने ये व्यवस्था बना दी है तो उसके अनुसार ही होगा। और इसी तरह से मेरे नाना जी मुझको किस तरह से मुझे सारा दिन, मेरी दिनचर्या, मुझे शाम को कहानी सुना करके सुलाते और मैं नाना जी के पास सोता। बल्कि मैंने यहाँ तक बताया था कि मैं नाना जी मुझे सुबह ज़मीन पे पैर नहीं रखने देते थे और वो मुझे पीठ पर बैठा करके ही नीचे तक लाते। ऊपर हम लोग सोते थे तो नीचे तक लाते और फिर मैं नीचे पैर रखता। तो वो सारी बातें सोच करके मेरी नानी ने एक निर्णय ले लिया मन ही मन, और शायद नाना जी से भी बात की होगी, बाबूजी से, और उन्होंने ये तय किया कि अब इसको आगे पढ़ने के लिए और आगे की जो इसकी जीवन यात्रा है उसको शुरू करने के लिए इसके परिवार में, इसके घर आबू इसको भेज दिया जाए। तो उसके अनुसार ही उन्होंने व्यवस्था की। और नानी के भाई मुरादाबाद में रहते थे। मेरी नानी, मैंने जैसा बताया कि 2 बहनें और 1 भाई थे, केशव नाना। केशव नाना जो थे वो मेल ड्राइवर थे और उस समय अंग्रेज़ों का टाइम जो था, उस समय जो इंडियन ड्राइवर होते थे उनसे यूरोपियन ड्राइवर्स की सैलरी बिल्कुल डबल होती थी और उनका कैडर और उनकी वो मेल ट्रेन्स में चलते थे और जो पैसेंजर्स और ऐसी ट्रेन्स होती थी उसमें इंडियन वो गार्ड्स या ड्राइवर या स्टाफ चलता था। तो परंतु मेरे जो नाना जी यानी केशव नाना जो थे, उनका कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी नानी का बहुत ही कॉम्प्लेक्शन फेयर था और वो बिल्कुल अंग्रेज जैसी लगती थी। तो नाना जी जो यानी मेरी नानी के जो भाई हैं केशव नाना, उनका कॉम्प्लेक्शन भी उतना ही फेयर था और बहुत फर्राटे से वो अंग्रेजी बोलते थे। तो उनको भी यूरोपियन ग्रेड मिल गया था और वो मेल ट्रेन में ही चलते थे। और उनका जो पद्धति भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूरोपियंस जैसी उनमें आ गई थी और उस तरह से वो उनका रहन सहन और जैसे डाइनिंग टेबल पे खाना है और वो सारी बातें, ठीक है, वो अपने परिवार में ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे, परंतु खुद उसी हिसाब से वो रहते थे। और जिस तरह से डिसिप्लिन रहना है, जिस तरह से यूरोपियंस अपने बिल्कुल पंक्चुअलिटी से जाते हैं और टाइम की बड़ी वो रेस्पेक्ट करना, या वो सब चीज़ें उनमें भी उन्होंने अपनी जीवन पद्धति में ग्रहण कर ली थी। तो नानी के मन में विचार आ गया था कि इसको मुरादाबाद भेज दूंगी मैं और मुरादाबाद जाकर के ये मुरादाबाद रह लेगा। और क्योंकि मेरी जो चाची हैं, यानी मेरे चाचा जी, सबसे छोटे चाचा शांति चाचा, उनकी पत्नी यानी मेरी कमला चाची जो सबसे छोटी थी, उनका पीहर
भी मुरादाबाद में था और वो लोग दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे। और गर्मी का, क्योंकि शादी तो गर्मियों में हुई थी और एग्ज़ाम वगैरह मेरे सब हो चुके थे, तो मैं वहाँ पर आराम से, मुझको केशव नाना के यहाँ से 2-5-7 दिन में रह करके और मुझे मेरी चाची के परिवार में छोड़ देंगे और फिर मेरी चाची के परिवार से मेरी चाची जब आबू वापस जाएंगी तो मुझको साथ ले जाएंगी। और इस तरह में मुझको कोई झटका नहीं लगेगा और मुझे कोई शौक नहीं लगेगा और मैं बिल्कुल आराम से, और मैं सारी बातें बिल्कुल सामान्य रूप से मैं आबू पहुंच जाऊंगा और मैं अपने परिवार के साथ जुड़ जाऊंगा और मुझे किसी तरह का शौक नहीं लगेगा। तो इस तरह व्यवस्था मेरी नानी ने सोच रखी थी और उसी के अनुसार केशव नाना जो है वो एक बार मुरादाबाद से लखनऊ आए और मुझे खैर केशव नाना तो बहुत प्यार करते ही थे, तो नानी ने बता दिया और मैं केशव नाना के साथ, क्योंकि वो उस समय तो ड्यूटी पर नहीं थे, पर वो मुझे लेकर के मुरादाबाद गए और वहाँ मैं उनके साथ मैं मुरादाबाद पहुँच गया। मुरादाबाद में जैसा कि मैं बता ही रहा था कि अभी कुछ दिन पहले ही मामा जी की शादी में केशव नाना के परिवार के सभी सदस्य, यानी मेरे गणपत मामा, प्रहलाद मामा, इसके अलावा रज्जी जो मेरे बराबर, और मुनिया वो मेरी बहन पर मुझसे, मेरे से मतलब छोटी ही, तो इस तरह से हम सब लोग एक दूसरे से परिचित तो थे ही और हम सब नानी सबसे परिचित थे। तो उनसे कुछ महीने ही पहले मिले थे तो दोबारा से मिल करके बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ऐसा लगा कि एक ही परिवार में, अभी तो हम हाथरस थे, अब हम मुरादाबाद में आ गए और मुरादाबाद में आकर के वहाँ पर उनके परिवार में मैं 10-15 दिन आराम से हम सब रज्जी के साथ, और वो पढ़ाई की बातें भी करते, उसके साथ खेलते भी, और इस तरह से कब वो 10-15 दिन बीत गए मुझे मालूम नहीं पड़ा। तो इस तरह से वहाँ आ गए और फिर वहाँ चाची जी के भाई जो हैं वो मुझको, वो सब एक दूसरे से परिचित ही थे, एक ही फैमिली थी, वो भी सारस्वती सभी, तो वो चाची जी के भाई जो हैं वो मुझे लेने वहाँ केशव नाना के आ गए और फिर मैं कि उनको जानता ही था तो मैं उनके साथ चाची जी के परिवार में चला गया। वहाँ पर नाना जी जो हैं, यानी मेरी चाची के पिता, वो कोर्ट में थे और इस तरह से वहाँ भी बच्चे सब, चाची जी की भी 6-7 बहनें थी और चाची जी के 2 भाई थे, तो इस तरह से उनके भी बच्चे सबके, तो वहाँ भी एक तरह से एक परिवार में बच्चों को छोड़ के आया था, तो यहाँ पर भी सब बच्चे, तो उन बच्चों के साथ। और जहाँ तक मेरी चाची जी के परिवार की बात सोचें तो उसमें ज़्यादा कोई नहीं थे, क्योंकि चाची जी के उस समय तक केवल आशा और विपिन छोटा गोद में था, बस ये आशा और विपिन ही थे। और क्योंकि आशा जो है वो रानी के बराबर थी, तो वो बस वही 2 जने थे। तो इस तरह से हम लोग उनके साथ खेलना, और उनका बहुत बड़ा घर था 2 मंजिल का, तो उनसे सुनते, नाना जी कोर्ट की बातें सुनाते थे और बहुत अच्छी ढंग से कि कैसे कैसे उनके मुकदमे, वो वकील थे तो मुकदमे कैसे उन्होंने केस में किसी को बचाया या कैसे भी, वो सारी बातें वो बताते रहते हैं। और हम लोग कभी जानते भी नहीं थे कोर्ट क्या होती है, अदालत क्या होती है, वकील क्या होता है, तो हमको बड़ी उत्सुकता भी रहती कि ये सब क्या होता है, तो वो सब हम सुनते और वो जानकारी हमें मिली उस समय। और उसके बाद चाची जी तो वहाँ थी ही, और चाची जी के साथ ही
जैसा चाची जी का पहले ही से कार्यक्रम तय था, क्योंकि चाची जी तो वैसे अकेली ही आई थी और चाचा जी तो वहीं आबू में ही रह गए थे, और उस समय संयुक्त परिवार जैसा ही था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। सब एक दूसरे के एक की एब्सेंस में दूसरे परिवार में जाकर के खाना और वो सारी सुविधाएं होती रहती थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो चाची जी ही बहुत हिम्मत वाली थी वैसे भी, तो क्योंकि लखनऊ से मुरादाबाद का मतलब उस समय लगभग 1.5 दिन का सफ़र होता था। अब चाचा जी की खुद की छुट्टियां लें तो वो एक बड़ा कठिन हो जाता था, और उससे चाची जी को चाचा जी के प्रोग्राम छुट्टी मिलने के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जबकि रेलवे में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। रेलवे में क्या है कि इंडिविजुअल भी, फैमिली में आप इंडिविजुअल एक बच्चे को अलग पढ़ने जा रहा है तो उसको भी आप अलग से पास दिला सकते हैं। ऐसे 3 पास मिलते हैं रेलवे में, फ्री पास। तो वो उस समय चाचा जी जो थे वो फर्स्ट क्लास के पास का एलिजिबल थे, तो चाची जी को उन्होंने पास दिला दिया था, और उसमें चाची जी को और चाची जी के जो दोनों बच्चे थे उनका परिवार का था, और मेरा उन्होंने टिकट ले लिया था। तो इस तरह से हम लोग फिर मुरादाबाद से दिल्ली आए, और दिल्ली आकर के फिर हम मेल ट्रेन चलती थी, और उस मेल ट्रेन से बैठ करके हम आबू पहुंच गए। तो वो सफ़र उस समय जहाँ तक मुझे याद है लगभग 1.5 दिन का सफ़र था, क्योंकि ट्रेन उस समय इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं चलती थी, और फर्स्ट क्लास का डब्बा भी बहुत अलग तरह का था, आजकल जैसा नहीं था। उसमें 3 सोफ़े लगे होते थे, एक सोफ़ा मेन फ्रंट में लगा होता था और 2 साइड में सोफ़े लगे होते थे, और लकड़ी का वो जो डब्बे के अंदर जो है वो लकड़ी के वो लगे होते थे, और काफ़ी अलग होता था। और फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वालों की संख्या बहुत ही सीमित होती थी। मेरे विचार से मुश्किल से एक डब्बा एक ट्रेन के अंदर होता था, और उसमें भी शायद एक ही फैमिली या 2 ही फैमिली मुश्किल से चलते थे, और वो उनको आइडिया होता था कि कितने टिकट इशू हुए हैं, उसी हिसाब से वो ट्रेन के डब्बे लगा देते थे। तो जैसा कि मैं बता रहा, अच्छा चाची जी के साथ उस समय मुझको ध्यान नहीं, परंतु बहुत सारा सामान था। जहाँ तक मुझे याद है 18-20 आइटम थे, क्योंकि पहले बिस्तर भी लेके चलना पड़ता था, और पानी की सुराहियाँ भी लेनी होती थी, और सबके अलग अलग बिस्तर रखने पड़ते थे, क्योंकि अगर 3, 4, 5 जने हैं तो 2 या 3 बिस्तर तो रखने ही हैं, बच्चे हैं 2 और मैं भी था, तो इस तरह से हमको 2-3 बिस्तर हैं, और सब खाना भी 2 दिन का खाना भी बना करके ले जाना होगा, और भी साथ में कुछ फ्रूट्स और कुछ चीज़ें वो भी साथ में रखनी होती थी। तो ये सब साथ में, और कुछ सामान, क्योंकि लगभग जहाँ तक चाची जी की बात है तो वो 1 वर्ष में 1 बार ही गर्मी की छुट्टियों में ही वो भी आ पाती थी। तो क्योंकि आशा भी उस समय पढ़ने लग गई थी, शायद पहली या दूसरी में पढ़ रही थी, पर फिर भी ज़्यादा कोई मूवमेंट जो है, इतना लंबा सफ़र पहले बहुत ज़्यादा सफ़र करने का वो होता भी नहीं था, और 1 साल में गर्मी की छुट्टियों में ही आना होता था, और वो एक लंबा प्रवास होता था, और इसीलिए गर्मियों में ही शादियां होती थी। तो गर्मियों में अगर जो भी शादियां हैं वो भी अटेंड कर लेते थे, और 15-20 दिन या 25 दिन जो भी है रहने का भी हो जाता था। तो वो भागदौड़ वाला सफ़र नहीं होता था, आराम से आना होता था और आराम से ही रहना होता था, और ज़िंदगी बहुत धीमे ज़रूर चलती थी पर आरामदायक थी। ऐसा नहीं था कि भाग दौड़ की आज तो आए हैं और 2 घंटे बाद जाना है, या ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरह से चाची जी के साथ मैं, वो सबसे लंबा सफ़र मेरे लिए था। और पहले हम लोग दिल्ली आए,
और दिल्ली में हमको ट्रेन बदलनी पड़ी, क्योंकि ये मुरादाबाद वाली जो गाड़ी थी ये तो नैनीताल से चलती थी और नैनीताल से दिल्ली आती थी। तो नैनीताल से काठमांडू नहीं, नैनीताल से मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बरेली होते हुए और यहाँ ये दिल्ली आती है। तो उस ट्रेन से हम लोग पहले दिल्ली आए और दिल्ली से आकर के फिर हम लोग आबू के लिए हम लोग चले गए। तो 3-4 घंटे का ब्रेक हुआ और उसमें हम लोग वहाँ वेटिंग रूम में रुक गए और फिर वहाँ से हम लोगों ने उससे ट्रेन से आबू रोड पहुँच गए। आबू रोड पहुँच करके ये भी नहीं था कि तुरंत ही मैं मेरे घर पहुँच जाऊँ, वहाँ भी मैं एक दिन मैं अपने आराम से चाची जी के यहाँ रुका। मुझको तब तक वो नहीं था और क्योंकि सब परिवार एक साथ ही थे तो चाची जी के घर पर ही मैं रुका रहा और उसके बाद में नरेश ये लोग आ गए और फिर मैं धीरे धीरे अपने फिर घर पहुंच गया। तो ये कोई औपचारिकता नहीं थी कि भाई मैं आया हूँ तो तुरंत ही वहाँ जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं था। ये भी घर मेरा ही है और वो भी घर मेरा ही था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो इस तरह से मैं अपने घर पहुंच गया। हम लोग उस समय एक प्राइवेट उसमें रहते थे, हजारी लाल गार्ड की बिल्डिंग कहलाती थी वो। हजारी लाल जी गार्ड थे। तो उन्होंने क्या है, उनके 3 बच्चे थे तो उन 3 बच्चों के नाम मकान उन्होंने नीचे बना दिए और उनके ऊपर एक एक मंजिल के और मकान बना दिए। तो सबके मतलब 3-4 नीचे मकान और 3-4 ऊपर मकान, ऊपर के मकान उन्होंने किराए पे दे दिए थे। तो ऊपर जो था मकान उसमें जैसे बैठक थी, फिर बैठक के बाद एक बेडरूम था और बेडरूम के बाद एक दालान था और उसमें वहीं रसोई थी और उसके बाद टॉयलेट और बाथ वो सब था और पीछे की साइड से खुला होता था। तो ये हजारी लाल जी गार्ड का मकान था। पर उनके जो तीनों बच्चे थे उनके तीनों के अलग अलग मकान हो गए थे और हजारी लाल जी भी उस समय तो जीवित ही थे और उनके बेटे थे, उनका भी नाम आज भी याद है मुझे, उनको उमराव मल कहते थे, उमराव मल। तो वो उमराव मल थे और इस तरह से जो हमारे जो किराएदार मकान मालिक थे और उनके ऊपर मतलब बीच में एक सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों के बाद बगल में ही मतलब जैसे सीढ़ियाँ चढ़ करके जाएंगे तो इस तरफ तो हमारा घर था और उस तरफ जो दूसरे भाई हैं उनके ऊपर का जो मकान था उस घर था। तो उसमें एक गुजराती परिवार रहते थे और वो भी ड्राइवर थे। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए और पहली बार ही मुझे, हालांकि वहाँ गर्मियों में तो हमारी माँ सब आते ही थे, नरेश और रानी उस समय थे। तो नरेश, रानी और जैसा कि मैंने बताया भी था कि दिनेश भी था, रानी से छोटा मेरा भाई दिनेश था। तो उसके तिलक ऐसा एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ था और उसको मेरी माँ को बता दिया था कि ये एक जो गलती से मतलब इसका जन्म जो हुआ है वो किसी कारण से हो गया है, अन्यथा इसका जीवन जो है ये बच्चा जो है अधिक समय आपके नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो एक ईश्वरीय वो है, किसी शाप की वजह से ये आपके यहाँ आ गया है, बाकी ये ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो दिनेश का यही हुआ कि वो शायद 1.5 साल का एक बार ही बस वो मेरी नानी के यहाँ ननिहाल आया था और उसके बाद मालूम पड़ा कि वो उसकी मृत्यु हो गई, वो 1.5 साल का उसकी डेथ हो गई थी। तो एक तरह से मैं, मेरे बाद मेरा छोटा भाई रमेश, उसको हम लोग नरेश कहते थे, अधिकतर घर पे हम लोग नरेश ही कहते थे। और रानी का नाम वैसे तो इंदू था परंतु हम लोग रानी उसको कहते थे। तो हम तीनों में एक तरह से 2-2 साल का अंतर था। और उसके बाद दिनेश
तो दिनेश की तो डेथ ही हो गई थी। तो हम एक तरह से देखें तो परिवार में हम 3 भाई बहन ही थे। तो वहाँ पर आकर के पहले तो मुझको थोड़ी तो औपचारिकता भी थी, क्योंकि मुझको ना तो संबंध का इतना स्पष्ट था कि ये मेरे पिता हैं, मुझे पहले नहीं मालूम था। पहले मुझे ये बताया गया था कि भाई ये मेरी माँ के बजाय ये मेरी बहन है, और मैं मेरी नानी को ही मेरी माँ समझता था। और यहाँ आकर के मुझको अपने संबंधों का सही ज्ञान हुआ कि ये मेरे छोटा भाई है और ये मेरी छोटी बहन है, और किस तरह से हमको यहाँ यहाँ इस परिवार में रह करके, ये मेरा परिवार है। अभी तक मैं मेरी ननिहाल के परिवार में रह रहा था, अब मैं मेरे खुद के परिवार में रह रहा हूँ, जिसका मैं मूल सदस्य हूँ। तो मैं वहाँ आकर के, क्योंकि आबू रोड जो था वो उस समय, जहाँ तक मुझे याद है, वो बॉम्बे स्टेट में था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाती थी शायद, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। और ये बातें हैं 54 की बातें हैं। तो यहाँ आकर के हम सब यहाँ आकर के हमारा जो आगे की पढ़ाई का और वो सब रहने का और सारा जो जीवन क्रम था वो बदल गया। जो घर था, जो मैंने बताया ही कि वो एक बहुत मतलब एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें 8 मकान थे, और 8 वहीं पास में कुछ दिनों बाद ही एक गांधी पार्क बन गया। तब तक कोई खेलने की जगह ज़्यादा नहीं थी, गांधी पार्क बन गया, और गांधी पार्क में सब सुविधाएं भी हो गई, यानी बच्चों के लिए झूले थे, और ऐसे वो सीसॉ जिसको कहते हैं वो भी था, और लटकने के लिए वो बच्चों के लिए एक्सरसाइज थी, और बहुत बड़ा मैदान भी था, छोटा खेलने का, बेंचेस लगी हुई थी। तो वो गांधी पार्क सबसे पहला एक बहुत अच्छा बन गया था। और अगर चले तो गांधी पार्क से थोड़ा आगे जा कर के लगभग मैं समझता हूँ कि आज के हिसाब से सोचे तो आधा माइल दूर पर बनास नदी जो कि बनास कांठा से निकल के आती थी, वो बनास नदी जो है वो बहती थी। तो वहाँ आनंदेश्वर महादेव का मंदिर था। आनंदेश्वर महादेव का मंदिर बहुत सुंदर मंदिर था, विशाल, और बनास नदी उसके बिल्कुल बगल से बहती थी, और वो गर्मियों में तो सूख जाती थी, कोई डैम वगैरह से जुड़ा होगा, वहाँ रुक जाता होगा पानी, पर बरसात में बहुत ऊपर तक पानी आ जाता था। और हमें अगर नीचे वैसे जाना है तो हमें नीचे उतरना पड़ता था, और नीचे उतर के पानी हमको मिलता था। तो इस तरह से वो बनास नदी थी, पर वो बहुत सुंदर थी, और चारों तरफ रेत ही रेत थी, बहुत बड़ा अच्छा वो था। और मंदिर उसके आनंदेश्वर महादेव का जो मंदिर था, वहाँ पर जो पुजारी थे, वो भी पुजारी तो नहीं कहना चाहिए बल्कि महंत कहना चाहिए, वो भी बहुत बाद में तो बहुत बड़े एक आंदोलन से भी जुड़ गए थे, जिसमें कांग्रेस में जुड़ गए थे वो। उस आंदोलन में जब, क्योंकि गुजरात में ये उस समय ये चला कि आबू रोड कहाँ रहना चाहिए, गुजरात में रहना चाहिए, गुजरात के बॉम्बे में रहना चाहिए या राजस्थान में, तो वो सब उसमें भी जुड़ गए थे। और वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, और हम लोग जब भी जाते तो प्रसाद की एक दोना हम लोगों को जरूर देते, और हम लोगों को जाने का बहुत अच्छा लगता। और कम से कम 5-7 दिन में तो हम लोग जाते ही, और जाते तो नदी तक तो जाते ही थे, और नदी में जाकर के पैर धोना, मुंह धोना, ये सब करते ही थे। तो बहुत अच्छा लगता था। और गांधी पार्क जाते थे तो बाद में तो वहाँ एक लाइब्रेरी भी खुल गई थी, और उस लाइब्रेरी में बहुत सारी मैगजीन्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, गुजराती में भी, हिंदी में भी, और कुछ अंग्रेज़ी में भी, ऐसे सब आते थे, और उनको हम लोग
बैठ के, क्योंकि इस तरह की चीज़ देखी नहीं थी, जी। तो वो सब देखते थे। और वहाँ और लोग भी पढ़ते थे तो हम भी देखते थे कि कैसे पढ़ते हैं, तो हम भी उनके पास जा कर के वहाँ जो लाइब्रेरियन जो बैठते थे उनसे परमिशन लेकर के वहाँ बैठते थे, और वहाँ पहले रजिस्टर में साइन करने होते थे, और रजिस्टर में साइन करके वहाँ पढ़ के, और बस यही नियम था कि वहाँ शांत रहना है, बोलना नहीं है, बातचीत नहीं करनी है। आपको जो अखबार पढ़ना है या मैगज़ीन पढ़नी है आप उसको पढ़ लें। तो वहाँ वो एक बहुत अच्छा इस तरह का कम्युनिटी सेंटर जैसा बन गया था, और लगभग क्योंकि हमारे घर से वो बहुत ही पास था, मेरे विचार से मुश्किल से 150 मीटर के आसपास, 100-150 मीटर एक तरह से एक छोटी सी एक रास्ता था, और उसके बाद बस वो गांधी पार्क किया जाता था। तो गांधी पार्क के में जाना तो बिल्कुल एक सामान्य सी बात थी, हम लोग गांधी पार्क जब भी होता चले जाते। और अन्यथा भी क्योंकि पहले जो रोड्स वगैरह हैं वो इतनी बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होती थी, और वहाँ से कोई ट्रैफिक भी नहीं चलता था। ट्रैफिक माने कारें तो थी ही नहीं, और अधिकतर साइकिल होती थी, और कोई जहाँ तक बसेस और ट्रक्स का है तो उसका आउटर एरिया से ही ट्रैफिक का डाइवर्जन हो जाता था। तो जहाँ तक जो मेन ट्रैफिक है जिसमें कहें कि ट्रक्स हैं या बसेस हैं, तो वो शहर में नहीं आती थी, तो इसलिए उन रोड्स पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता था। केवल बड़े आराम से हम लोग खेलते भी रहते थे, और पास में बहुत सारी रेत होती थी, और वहाँ पर रेत में ही सब अपने खेलते रहते थे। तरह तरह के खेल, आज के जैसे खेल तो नहीं थे, पहले जैसे लंगड़ी है और कंचे वगैरह तो मैं नहीं खेलता था, पर हाँ लंगड़ी ज़रूर खेलता था। और बरसात के मौसम में एक सरिया गाड़ होता था, एक सरिया होता था, और उसको ऐसे सरिया को गाड़ा जाता था। और फिर आगे आगे तो जैसे चलते तो फिर जो टीम के दूसरे मेंबर्स हैं उनको एक पैर से लंगड़ी तो उससे चलना होता था, और जब तक वो सरिया गड़ता रहता था वहाँ तक उनको जाना होता था। और जब वो सरिया कहीं गलती से ना गड़े तो फिर वो आउट हो जाते थे, और फिर वो दूसरे का नंबर आता था। तो इस तरह से ये सरिया गाड़ होता था। और लंगड़ी खेलते थे तो लंगड़ी में ऐसे 8 वो बनाते थे, और वो मतलब एक वो पत्थर फेंका जाता था, और उस लंगड़ी से जा कर के, और एक एक्सरसाइज भी होती थी कि हम लंगड़ी से वहाँ पहुँचते और जा कर के उसको उठाते पत्थर को, और फिर जा कर के एक पैर से ही वापस बाहर तक आते। तो ये एक एक्सरसाइज होती, छुपा छुपी होती, और यही 3, 4, 5 ऐसे छोटे छोटे गेम्स होते। और कई बार कभी रिंग्स भी आती थी कि रिंग्स होती थी। और बाकी वैसे आबू रोड में रेलवे का इंस्टीट्यूट भी था, रेलवे के इंस्टीट्यूट में कैरम है और बहुत सारे गेम्स थे, टेबल टेनिस है और ये ताश है, ये सब होते थे। और वहाँ रेलवे वाले, अधिकतर रेलवे वाले जितने भी जो ड्यूटी स्टाफ था या नॉन ड्यूटी स्टाफ था वो सब आते थे, और आकर के वहाँ अपने जो भी मर्जी आए वो खेल सकते थे। वहाँ पेपर्स वगैरह भी आते थे, और मिलना जुलना भी होता था, मुट्टे वगैरह भी लगे होते थे, वहाँ बैठते भी थे। और उसके बगल में ही पिक्चर हॉल भी था। तो पिक्चर हॉल पहले ऐसा नहीं था, वो तिरपाल वाला था, तिरपाल था, और एक मशीन से चलाते थे, और जब वो रील ख़त्म हो जाती थी फिर वो एक ब्रेक जैसा होता था, और फिर वो दोबारा से उसको रील को लगाते थे। तो इस तरह से वो रेलवे का वो सिस्टम था। पर ये बात सही है कि लाइफ धीमी ज़रूर थी पर आनंददायक थी। सब एक दूसरे से मिलते थे, और कहीं किसी तरह की राइवलरी या कहीं कोई कंपटीशन, जैसा अपना अपना काम करो और उसके बाद एंजॉय करो। और सब एक दूसरे के परिवार में मिलना जुलना, एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे की हेल्प करना। आज मान लो
मेरे पिताजी वहाँ नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, ड्यूटी में गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत आएगी, मेरी माँ को मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, या स्कूल ले जाना होगा, कोई भी जो दूसरा है वो मुझे ले जाएगा, कोई ऐसा नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही कह देंगे कि उनके साथ भेज दो तो वो चला जाएगा। तो ये एक बहुत क्लोज एसोसिएशन होता था और आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़ाव होता था। तो इस तरह से जीवन की पटरी जो है अब लखनऊ से वाया मुरादाबाद और हो करके हम आबू रोड आ गए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आबू रोड तक हम पहुँचे हैं और इसी प्रकार हम नेक्स्ट एपिसोड में अब आबू रोड को एक्सटेंड करेंगे